नमस्कार। आज की इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की पाठ संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम रक्त के बारे में जानेंगे कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना होता है। तो आइए इन बिंदुओं को जानते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कर कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो यहाँ दो भाई बहन हैं, एक दिव्या है जो उसकी छोटी बहन है और अनिल है, वह उसका बड़ा भाई है। तो दिव्या जो है आजकल कुछ दिनों से क्या हो रही है, कमज़ोर और थकान महसूस कर रही है। कमज़ोर तो वह पहले से ही थी, लेकिन थकान इस समय वह ज़्यादा ही महसूस कर रही है और उसे किसी काम में मन भी नहीं लग रहा। भूख भी पहले से क्या हो रही है, कम लग रही है। तो अस्पताल में उसे डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में क्या है, रक्त की कमी। रक्त अर्थात खून है ना। तो जो डॉक्टर साहब हैं वो बतलाते हैं कि जो दिव्या है उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कर कर देखते हैं। और यह कहकर उन्होंने दिव्या को क्या किया, रक्त की जांच के लिए एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को भी अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तो जो अनिल है उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखती है और जैसे ही वह अनिल को दिखती है तो पूछती है उससे कि अनिल कहो कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। मतलब जो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर ने अनिल को खून की जांच के लिए भेजा था, वह खून की जांच करने वाली डॉक्टर अनिल की जान पहचान वाली दीदी निकली। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले लेना। तो यहाँ पे दिव्या की जो उंगली है उससे रक्त की कुछ बूंदें डॉक्टर दीदी ले लेती है और उसे छोटी सी शीशी में डाल देती है और उसे स्लाइड पर भी लगा देती है। फिर अनिल से बोलती है कि अनिल जो रक्त है उसकी रिपोर्ट के लिए तुम कल अस्पताल आ जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दी का मतलब होता है, दस्तक का मतलब होता है वहाँ पर पहुँचना। तो यहाँ पे खटखटाना। तो यहाँ पे अगले दिन जो है वो अनिल क्या करता है, डॉक्टर दीदी के कमरे के पास पहुँचता है और वहाँ पे दरवाजे को खटखटाता है। तो भीतर से आवाज़ आती है, आ जाओ, क्योंकि ये तो जान पहचान वाली भी दीदी है। तो अनिल क्या करता है, अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो यहाँ स्लाइड का मतलब होता है कांच का एक आयताकार टुकड़ा जिस पर जांच करने हेतु रक्त डालकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो यह कांच का एक आयताकार टुकड़ा होता है और उस पर क्या करते हैं, जांच करने के लिए रक्त की कुछ बूंदें हम डालते हैं जिससे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो यह एक यंत्र है जिससे छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़े स्वरूप में देखा जा सकता है, बड़े आकार में देखा जा सकता है। स्लाइड इंग्लिश वर्ड है, हालांकि सूक्ष्मदर्शी जो है वो हिंदी वर्ड है और इसका इंग्लिश वर्ड होता है माइक्रोस्कोप। तो इतना ही सुना और वो क्या किया, वहाँ पे पहुँच जाता है, दस्तक देता है, दरवाज़ा नॉक करता है। दरवाज़ा नॉक करते ही
वो जो डॉक्टर दीदी है जो खून की जांच करती है, वह उसे अंदर आने के लिए कहती है, आवाज़ लगाती है, आ जाओ। और अनिल जो है अंदर कमरे में प्रवेश करता है, और जब प्रवेश करता है तो वह देखता है कि जो डॉक्टर दीदी है वह सूक्ष्मदर्शी से क्या कर रही है, स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोले, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जांच करने पर जो डॉक्टर दीदी है उसने पाया कि जो दिव्या है उसको एनीमिया हो गया है। और यहाँ पे जो स्लाइड की जो जांच करते हैं डॉक्टर, उनको अपनी साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जो डॉक्टर दीदी है वह क्या करती है, साबुन से हाथ धोती है और तौलिए से पोंछती है ताकि इन्फेक्शन ना लग जाए। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो जो अनिल है उनके मन में कुछ जानने की इच्छा होती है, उसको जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा। तो दीदी से वो क्या करता है, एक सवाल पूछता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो अनिल के मन में प्रश्न उठा था कि एनीमिया क्या होता है। तो वह अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए डॉक्टर दीदी से सवाल पूछ लेता है और पूछता है कि एनीमिया से क्या मतलब है, एनीमिया किसे कहते हैं, क्यों होता है। ये सारी जानकारी उसने लेने की कोशिश की। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो जो डॉक्टर दीदी है वह जवाब देती है कि अगर तुम्हें एनीमिया के बारे में जानना है तो उसके लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, रक्त के स्वरूप को पहचानना होगा। और एनीमिया जो है वह एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी से होती है। जो खून की कमी से जो बीमारी होती है उसे ही हम एनीमिया कहते हैं। तो फिर बोलती है अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा दिखता है। तो जो डॉक्टर दीदी है वह कहती है कि अनिल, देखने में जो रक्त है वो तो बिल्कुल लाल दिखता है और द्रव यानी कि वह एक तरल पदार्थ की तरह दिखता है, लेकिन इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर दीदी अपनी आँखों के पास लगा रखी है उसे ही हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, और उसके नीचे जो पड़ी पट्टी है उसे हम स्लाइड कहते हैं। तो यहाँ पे वो जो दीदी है वह बोलती है कि रक्त को ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं होता। भानुमति का पिटारा जो है यह एक लोकोक्ति है, एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है भांति भांति की वस्तुएं, मतलब एक पिटारे में बहुत सारी वस्तुएं का होना। तो यहाँ पे जो रक्त है उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिसका कुछ रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। तो दीदी यह भी बताती है कि जो भानुमति के पिटारे के समान जो हमारा रक्त है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग होता है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। और जिसका कोई रंग नहीं होता उस कण को हम बोलते हैं बिंबाणु, इंग्लिश में उसे प्लेटलेट कण कहते हैं। ये जो कण होते हैं वह प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो तरल भाग होता है ना ब्लड का, खून का, तो उस तरल भाग पे ये प्लेटलेट जो है वह तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया। आप देख रहे हो कि दीदी क्या कर रही है, एक स्लाइड को फोकस कर रही है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, और देखती है और अनिल को बोलती है, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो सूक्ष्मदर्शी से जो
दिखाई दे रहा है वह उसे अनिल को भी दिखाती है और अनिल से कहती है कि ये जो कण दिख रहे हैं इसे ही हम कहते हैं लाल रक्त कण। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से क्या हो रहे हैं, लाल रक्त कण की पहचान की जा रही है। स्लाइड देख, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। तो अनिल ने आज से पहले कभी भी स्लाइड से और खून के बारे में इतनी गहरी पहचान नहीं थी, उसने इतनी गहराई से खून को नहीं देखा था, रक्त को नहीं देखा था। इसलिए जैसे ही उसने स्लाइड देखा तो मानो कि क्या हुआ, आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। मतलब उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो यहाँ पे बालूशाही जो है एक प्रकार की मिठाई है जिसका साइज यहाँ पे जो आपको फोटो में तस्वीर में जो दिख रही है रेड कलर का है, गोल गोल सा छल्ला जैसा। वैसे ही खून के अंदर, रक्त के अंदर ये दिखाई दिया और रक्त की एक बूंद में इतने सारे ये जो दिखाई दिए कण, वो कण देखकर अनिल जो है आश्चर्य से, अचरज से उछल पड़ता है और उसको लगता है कि एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली। तो दीदी क्या बोलती है, हाँ लाल रक्त बनावट में बिल्कुल बालूशाही की तरह होते हैं, यानी कि गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। मतलब ये गोल भी होते हैं और दोनों तरफ से बीच में दबे हुए होते हैं। जो बीच में दबे हुए पार्ट होते हैं वैसे जो चित्र होते हैं उसे हम अवतल बोलते हैं। आप लोगों ने अक्सर दर्पण के अंतर्गत पढ़ा होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो अवतल के जैसा हो रहा है वो दोनों साइड से बीच में दबे होते हैं। तो इसमें भी जो रक्त कण है वह भी बालूशाही की तरह दिख रहे हैं और वो भी अवतल। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। तो इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। एक बूंद में यह लाखों की संख्या में मौजूद होते हैं। कम से कम 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। इनके कारण ही हमें जो रक्त है वह लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। तो ये जो लाल रक्त कण है वो हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। तो दीदी यह भी बतलाती है कि जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो साफ हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से, मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं बस वहीं तक वह सीमित नहीं रहता, उसके वहाँ से लेकर शरीर के हर हिस्से में पहुँचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, अर्थात जो इनकी आयु है या इनकी जो लाइफ साइकिल है वह 4 महीने की होती है। यह भी उसने अनिल को बताया। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो दीदी यह भी बताती है कि इसका जीवन काल कितना है, तो 4 महीने का जीवन काल है और ये 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये एक साथ कभी भी नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं, कुछ आज, कुछ कल और कुछ उससे अगले दिन। मतलब एक बार कभी भी ये नष्ट नहीं होते। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते रहेंगे या होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। तो जो अनिल है फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि जब ऐसा है, इसका जीवन काल जब 4 महीने का है, तब तो कुछ ही महीने में क्या होता होगा, खत्म हो जाता होगा। तो उसने यह प्रश्न डॉक्टर दीदी से कहता है। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा देती है और बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जो रक्त है और ये रक्त के जो लाल रक्त कण हैं वह
हमेशा शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं और जो नष्ट कणों का जो स्थान है वह नए कण लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। तो इसके काम में जो है वह कौन हिस्सा लेता है? तो हड्डियों के बीच के जो भाग होते हैं मज्जा, वहाँ पे बहुत से कारखाने होते हैं जो इन रक्त कणों को बनाने का कार्य करता है, उनका निर्माण करता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम इसे बताया गया है कारखाना, तो हमारी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वह भी एक मशीन की तरह है। और जिस तरह से मशीन को कच्चे माल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर रूपी जो मशीन है उसमें भी बहुत सारे पार्ट पुर्जे हैं और उसके कार्यरत हेतु हमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो शरीर के कच्चे माल क्या हो गए? ये शरीर रूपी कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे फ्रूट्स देख रहे हो, कुछ वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ये सब सारे जो है हमारे लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल का काम करता है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो दीदी यह भी बतलाती है कि यह जो पौष्टिक आहार होते हैं हम लोग जो लेते हैं हरी सब्जी के रूप में, फल के रूप में, दूध, अंडा, गोश्त यानी कि मीट जो हम लेते हैं, वो सब में उपयुक्त मात्रा में कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो क्या होता है? इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि जो रक्त कण है बन नहीं पाते। अब जिससे क्या होगा? रक्त में इसकी कमी हो जाती है। तो जो व्यक्ति अगर उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, मतलब संतुलित भोजन नहीं करता, जितने भी पौष्टिक तत्व है उससे परिपूर्ण वाले आहार नहीं लेते, तो जो ये कारखाना है, शरीर रूपी कारखाना है, उसको आवश्यकता अनुसार मतलब जितना उसकी ज़रूरत है कच्चा माल की, रॉ मटेरियल की, वो नहीं मिल पाता। जिसका नतीजा क्या होता है? जो लाल रक्त कण है वो बन ही नहीं पाता। और लाल रक्त कण नहीं बनेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। लाल रक्त कणों की इसी कमी की वजह से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो जो लाल रक्त की कमी है वही एनीमिया कहलाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? फिर अनिल ने एक सवाल किया, फिर उसने एक प्रश्न किया डॉक्टर दीदी से। उसने बोला, क्या संतुलित आहार जो है उसको अगर हम लेते रहें तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये वो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु जो हमारे देश में इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वह पौष्टिक आहार की कमी है। जो हमारे देश में जो एनीमिया का कारण है, दीदी यह भी बतलाती है कि एनीमिया को हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं या हम उससे बच सकते हैं। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। लेकिन भारत जो है, हमारा जो देश है, यहाँ पे एनीमिया का एक ही कारण है और वह कारण है कि यहाँ पौष्टिक आहार की कमी है। इसका सबसे बड़ा कारण वो पौष्टिक आहार को मानती है, क्योंकि हमारे देश में क्या है, सभी जनता को, जो गरीब जनता है, जो भुखमरी के तरह रह रहे हैं, उनको ये पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होते हैं? वह एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है और पेट में कीड़ों का हो जाना। तो पहला कारण तो वह बतलाती है कि पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया होता है, और दूसरा कारण बतलाती है कि पेट में जो कीड़ा हो जाता है उसकी वजह से भी एनीमिया होता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो यह भी बतलाती है कि जो कीड़ा है, पेट में जो कीड़े होते हैं वह किस वजह से होते हैं। तो बतलाती है कि प्रायः मतलब अक्सर जो कीड़ा होता है वह दूषित जल से, मतलब जो हम गंदा जल पीते हैं और जो खाद्य पदार्थ होते हैं, गंदे खाद्य पदार्थ होते हैं, उसकी वजह से ही ये कीड़ा हमारे शरीर में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है।
अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो दीदी यह भी बतलाती है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें दूषित जल से बचना होगा और खाद्य पदार्थ जो है उसको हमें पूरी सफाई के साथ बनाने की ज़रूरत है। अगर हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। भोजन करने से पूर्व हमें अच्छी तरह से हाथ को क्या करना है, धो लेना है। और पानी भी कैसे पीनी है, साफ पानी पीनी है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो दीदी यह भी बतलाती है कि और भी एक कारण है जिसकी वजह से एनीमिया होता है, और वह कारण है एक किस्म के कीड़े। ये कीड़े क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इसके जो अंडे होते हैं, इस कीड़े के जो अंडे होते हैं वह ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। और इन अंडों से उत्पन्न हुए जो लार्वे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही हम नंगे पैर चलते हैं हमारी त्वचा जो होती है वह ज़मीन के संपर्क में आती है। तो त्वचा के रास्ते ये क्या होता है, शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाता है और आंतों में अपना घर बना लेता है। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। तो दीदी यह भी बतलाती है कि हमें कहाँ शौच जाना चाहिए। शौच के लिए हमें शौचालय यानी कि हमें लैट्रिन टॉयलेट की का प्रयोग ही करना चाहिए। और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, मतलब हमें इधर उधर नंगे पैर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला, क्योंकि अनिल को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो दीदी सारी बातें बता रही है जिसे वह क्या हो रहा है, आश्चर्य से हैरानी के साथ सुनता है और उसे जानकारी हासिल होती है। फिर वो बतलाता है दीदी को, दीदी आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। क्योंकि लाल रक्त कण के बारे में तो उसे जानकारी हो गई, लेकिन अब उसके मन में सफ़ेद कण और बिंबाणु के बारे में जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा है। इसलिए वह दीदी से फिर से प्रश्न करता है और बोलता है कि हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु का क्या काम है। दीदी बोलती है, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो दीदी है फिर से बतलाती है कि जो सफ़ेद कण है वह वास्तव में हमारा क्या है, वीर सिपाही है। जो शरीर है, शरीर का वीर सिपाही कौन है, ये सफ़ेद कण है। वीर सिपाही हम रक्षक को बोलते हैं, जो रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। तो दीदी यह भी बतलाती है कि जो सफ़ेद रक्त कण है वह हमें रोगाणु जो है, रोगाणु जब शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो सफ़ेद कण हैं जो वीर सिपाही की तरह डटे रहते हैं और वह क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं उससे। और जहाँ तक संभव होता है ये रोगाणुओं को, जो रोग के अणु होते हैं, उनको अंदर आने से रोकता है। और बोलती बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो जो सफ़ेद कण हैं बीमारी होने से पहले, बीमारी के जो रोगाणु होते हैं उसको शरीर के अंदर प्रवेश करने से ही पहले उसे क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मुकाबला करते हैं, जिससे हमारी शरीर की बहुत सारे रोगों से क्या होती है, रक्षा हो जाती है। तो इसलिए उसे वीर सिपाही कहा गया है। वीर सिपाही यानी कि रक्षक। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। अब वह बिंबाणु के बारे में बताती है। जो बिंबाणु होते हैं उसका काम होता है, जब भी चोट लगते हैं तो चोट लगने पर रक्त के पास में उसको जमा करना, जमाव क्रिया में मदद करता है। क्योंकि अगर चोट लगने के बाद अगर वहाँ पे जमाव नहीं हुआ तो रक्त बहते रह जाएगा और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे बिंबाणुओं का जो काम है वह क्या है, वह
चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। यहाँ पे बिंबाणु जो है हम प्लेटलेट्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। विमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो दीदी सारी जो प्रक्रिया है, रक्त जमाव की प्रक्रिया है, वो बतलाती है कि किस तरह से अगर चोट लगता है तो रक्त के जो तरल भाग है, जो प्लाज्मा है, उसमें एक विशेष किस्म की क्या है, प्रोटीन होती है। और वो क्या करता है, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में, मतलब जहाँ से रक्त निकलना शुरू होता है, जहाँ से रक्त बहता है, वहाँ की जो रक्त वाहिका होती है, रक्त वाहिका मतलब रक्त बहने की जो धमनी होती है, तो उसमें क्या करती है, उस दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है, जिससे क्या होता है, बिंबाणु जो होते हैं इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में जो आई दरार होती है वह भर जाता है और रक्त निकलना बंद हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो फिर फिर अनिल के मन में ये भी प्रश्न होता है कि जब घाव ज़्यादा गहरा होता है तब तो रक्त बहा ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जब छोटी मोटी घाव होती है, छोटी मोटी जब कट होती है, तो ऐसे चोट लगने पे तो हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा चोट लगती है, घाव जब गहरा होता है, तब हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। टाँके मतलब सिलाई, तो कभी कभी सिलाई भी लगानी पड़ जाती है, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तो दीदी यह भी बतलाती है कि अगर डॉक्टर के पास ले जाने में देरी हो रही है, तब तक हमें क्या करना चाहिए, चोट वाले स्थान पे जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, कसकर मतलब जोर से। तो वहाँ पे हमें कपड़ा बांध के रखना चाहिए ताकि जो खून है वह ज़्यादा ना बहे। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो दीदी यह भी बतलाती है कि अगर चोट काफ़ी गहरा है तो रक्त बहुत अगर बह गया है तो ऐसी स्थिति में रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए किसी दूसरे इंसान के रक्त की हमें ज़रूरत पड़ती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आता है? तो अनिल यह पूछता है कि ऐसे समय में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो दीदी बोलती है कि अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, मतलब हर किसी का जो रक्त है हर किसी के काम नहीं आ सकता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। तो दीदी अब बतलाती है कि रक्त को उनके गुणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। आप लोगों ने रक्त समूह पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 4 जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप की जांच करने के बाद ही जिससे ब्लड ग्रुप मैच करता है उसी रक्त समूह का रक्त उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अब अनिल के मन में फिर से एक प्रश्न जगता है और वह बोलता है कि दीदी, अगर जिस समय जिस घायल इंसान को जिस रक्त समूह की ज़रूरत है और उस समय कोई व्यक्ति मिले ही ना, तो कैसे उसे रक्त मिलेगी? तो दीदी इसका जवाब देती है कि ऐसी आपातकाल स्थिति के लिए क्या होता है, ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो दीदी यह बतलाती है कि ऐसी आपातकाल स्थिति के लिए रक्त बैंक बनाए गए हैं, ब्लड बैंक बनाए गए हैं। वहाँ पे क्या करते हैं,
इस ब्लड बैंक में जहाँ सभी प्रकार के जो रक्त समूह होते हैं उनका रक्त तैयार रखते हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्योंकि आपातकाल स्थिति जो होती है, अचानक मुश्किल में पड़ने वाली स्थिति होती है, तो इस समय अगर बड़ी मात्रा में रक्त का भंडार सुरक्षित ना हो तो फिर वह उस स्थिति में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं आपातकाल स्थिति के लिए, तो उस ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित हो। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें रक्तदान करते रहना चाहिए, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। तो अनिल उससे पूछता है, दीदी से पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वह रक्तदान नहीं कर सकते। तो इस बात की भी जानकारी दीदी उसे देती है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो यहाँ पे दीदी यह भी बतलाती है कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति से रक्तदान कर सकते हैं, और एक समय में उनसे सिर्फ कितना रक्त लिया जा सकता है, तो 300 मिलीलीटर, उससे ज़्यादा रक्त नहीं लिया जा सकता। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु जो यह विचार है बिल्कुल निराधार है। मतलब बिल्कुल इसमें कोई भी आधार नहीं है। कोई आधार जो सभी लोग का मानना होता है कि रक्तदान करने से क्या होगा, कमजोरी हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी आधार नहीं है, बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। दीदी यह भी बतलाती है कि जो हम रक्तदान करते हैं उसकी पूर्ति जो है वह कुछ दिनों में ही हो जाती है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोलती है। तो वह बतलाती है कि एक इंसान के शरीर में 5 लीटर खून होता है, 5 लीटर रक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह 300 मिलीलीटर रक्तदान कर देता है तो उससे क्या होगी, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन को दान मिल जाएगा, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं होती। तो ये दीदी उसे समझाती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान क्या करूँगा, अनिल ने कहा। तो अनिल तो अभी बच्चा है, इसलिए वो अभी रक्तदान नहीं कर सकता, लेकिन वह बोलता है, वह कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं नियमित रूप से, नियमित का मतलब होता है नियम के अनुसार, मतलब मैं हमेशा क्या करूँगा, रक्तदान करूँगा। शाबाश अनिल, जो दीदी है उसे शाबाशी देती है। और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, मतलब उसकी पीठ ठोकते हुए जो अनिल की ये जो बात सुनती है डॉक्टर दीदी कि मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, यह बात सुनते ही वह उसकी पीठ ठोकती है और उसे शाबाशी देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।